आज हमारे सामने ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई का इर्तिकाब करेगा, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि वो ऐसा कब करेगा। अगले चंद घंटों में, एक दो रोज़ में या चंद दिन के बाद। मगरबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सिफारतकारों का यही अंदाज़ा है। मगरबी मीडिया भी दुनिया को यही बता रहा है कि जी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं पाकिस्तान पे हमले करने के लिए राह को हमवार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद कम अज़ कम दर्जन भर से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किए और उनसे बात की, जबकि भारतीय हुकाम ने भी जो है 100 से ज़्यादा सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जी ये तमाम सिफारतकारी पाकिस्तान पे हमले के लिए ज़मीन हमवार करने के लिए है, लेकिन भारतीय के कहते हैं ना अज़ाइम जो हैं उसको जानने के लिए मगरबी मीडिया या सिफारतकारों की गवाही जो है उसकी वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है। मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े के बाद बिना किसी सबूत के जिस तेज़ी से इंतहा पसंदाना सिफारती इक़दाम उठाए और जिस तरह से भारतीय मीडिया में हम देखते हैं कि जी जंगी जुनून को हवा जो है दी गई, उसके बाद मोदी हुकूमत के पास मुहिम जोई के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। यानी कि इसने खुद अपने आप को फंसा लिया है। हम देखते हैं कि इसीलिए जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना ये कि जी अगर जंग जो मुसलत की गई है तो उसके लिए जनाब पाकिस्तान ने तमाम जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक जो है वो डिसीजंस कर लिए हैं। उनका ये भी कहना है कि जी जंग हो सकती है, और ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा। इसी तरह की बातें आपको जो है पाकिस्तान के, अगर आप उनसे बात करेंगे ऑफिशियल से, तो आपको इस तरह के इशारे मिलेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि भारत ने अब इस बयानी की लड़ाई में अपने आप को फंसा लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी भारत में ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो समझती हैं कि जी दो एटमी ताकतों के दरमियान किसी भी सतह का जो तसादुम है कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है। पाकिस्तान ने माजी में भी भारत की जो मुहिम जुई है उसका जवाब दिया है और इस बार भी वो बिल्कुल देगा, उनको इस बात का अंदाज़ा है। इस अमल और जवाबी अमल के बाद तसादुम क्या रूप धारेगा, इस पर हम और आप जो है ना कह सकते हैं कि सिर्फ क्यासाराई कर सकते हैं। ऐसे मौके पे जब दुनिया जो है पहले से ही दो बड़े जंगों की गिरफ्त में है, यानी कि रूस और यूक्रेन और फिर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो है वो जारी है, तो मोदी सरकार जो बड़े सग़ीर को भी जंग की आग में धकेल रही है। अच्छा, जो भारत के स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि जहाँ वो इशारा करते हैं कि जी भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनका ये भी कहना है कि जी कन्वेंशनल वॉर में भी भारत को पाकिस्तान पे कोई ओवरवेलमिंग किस्म की जो है बढ़तरी हासिल नहीं है। अगर आप ड्रोन्स की बात करें, आप जनाब मिसाइल्स की बात करें, टैंक्स की बात करें, तैयारों की बात करें, तो अगर कोई जंग होती है तो उनके लिए कोई मतलब है, जैसा मैंने कहा ना, केक वॉक नहीं होगी। अच्छा, ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत की अजीबोगरीब मंतक़े कि उसने दो एटमी ताकतों के दरमियान अमन को जो है मुट्ठी भर गैर रियासती अनासर के हाथों में यरगमाल बना दिया है। इन हालात में पाकिस्तान के पास एक मजबूत और मुत्तहिद जवाब देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यकीनन सफारतकारी भी अहम है, भारतीय झूठ और बयानियों का जो है जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी किस्म की कमज़ोरी का इजहार या मुतज़ाद इशारे जो हैं वो दुश्मन को मज़ीद शह देंगे। भारतीय जारहियत की सूरत में पाकिस्तान के पास क्या रास्ते हैं, हुकूमत को किस महाज पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी। शाहिद साहब, आप अहम तरीन ओहदे पे जो है आप फायज़ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। हम जैसे लोगों को तो तमाम तर इशारे जो हैं वो जारहियत के मिल रहे हैं भारत की तरफ से। आपका क्या अंदाज़ा है, क्या आपका वो एनालिसिस है? देखिए, जो भारत का रवैया है वो तो बड़ा वाज़ेह है आपके ऊपर कि बिला जवाज़ बग़ैर किसी सबूत के उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये पहलगाम में जो वाक़या हुआ है, जिसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की है, वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराते हैं। और उन्होंने ख़ुद ही एक तरफ़ा एक तो जो मायदा था पानी का उसको सस्पेंड कर दिया और सफारतकार को निकाल दिया। ऐसी इस तरह के जो मामलात हैं, ये ख़ुद भारत की जो नीयत है उस पर काफ़ी शक शुबा पैदा होता है कि वो सियासी माइलेज मुल्क के अंदर इसकी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि शायद हुकूमत अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, तो वो इस किस्म के इक़दाम करके वहाँ पर कुछ मोदी साहब जो हैं वो भारत में कुछ अपनी सियासी साख बढ़ाना चाहते हैं। ये पहले भी आपको याद होगा। अगर आपका कहना है इस किस्म की बात जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं उनकी, लेकिन कीमत तो फिर बहुत बड़ी होगी। आप दो न्यूक्लियर रियासतों को जो है, एटॉमिक पावर्स को जो है बिल्कुल आई टू आई अगर लेकर आ जाए, बॉल टू आई बॉल, और अगर फिर एस्केलेशन लैडर पे अगर दोनों ममालिक चढ़ जाते हैं तो फिर क्या गारंटी होगी? ये बहुत बड़ा जुआ नहीं खेल रहे? यही बात है। हाँ। जी, ये पहले भी जो हमला हुआ था आपको याद होगा, वो भी मोदी साहब के ज़माने में ही उन्होंने जो हमला करवाया था कश्मीर में, जो जहाज़ भेजे थे,
तो उस वक्त भी यही मोटिवेशन थी। तो बहरहाल मेरा ख्याल है इंडिया को भी एहसास है कि पाकिस्तान हर उनकी जारहियत का मुकाबला कर सकता है, ये सलाहियत हमारे अंदर है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है हमें कोई खौफ ख़तरा नहीं है। लेकिन कोई मुल्क भी जंग नहीं चाहता। तो पाकिस्तान ने जो कोशिशें की वो दुरुस्त की हैं कि दुनिया के सामने अपना केस रख दिया है, उसको और ज़्यादा एग्रेसिवली परसू करना चाहिए। लीगल आपकी पेशगोई क्या है? पेशगोई क्या है कि भारत करेगा, हमला करेगा, नहीं करेगा, किस नौयत का होगा, सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद होगा या वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, छोटी मोटी जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, क्या होगा? आपका असेसमेंट क्या है इस पर? देखिए, ये तो पेशन गोई करने वाली बात है नहीं, क्योंकि आप एक दुश्मन से आपका मुकाबला है, तो वो जहाँ पर अपना कुछ फ़ायदा देखेगा वो करेंगे। और हमारे बॉर्डर्स पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको आर्जी बर्तरी हासिल हो सकती है या हमें कोई आर्जी बर्तरी छोटी मोटी हासिल हो सकती है। ये कोई ऐसी बड़ा मार्के की बात नहीं है, लेकिन वो जिस तरह उन इलाकों में बॉर्डर्स हैं या वहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तो वो कुछ वो हासिल कर सकते हैं, कुछ मुकामात पर, कुछ मुकामात पे हम हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ भी कोई ऐसी बड़ी बर्तरी किसी को हासिल नहीं होगी। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि ये मामला भारत को समझ आ जाएगी कि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल कर सकें। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसकी भी खबरें आई हैं कि वो वापस चला गया। तो ये शायद कोई ख़तरा हुआ होगा उनको। तो बहरहाल आपको हर जारहियत का मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये बड़ा आयरॉनिक नहीं लगता कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जो अमन है वो मुट्ठी भर कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो गैर रियासती अनासिर हैं उनके हाथों में यरगमाल है। कोई 4-6 का ग्रुप जो है वो कोई फैसला करे और भारत जो है एच पे लिया आता है पूरे साउथ एशिया को और पूरी दुनिया को कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये। नहीं, देखिए, वो वाक़या जो हुआ तो वो तो टेररिज्म को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारत तो इस्तेमाल कर रहा है उस वाक़े को अपने सियासी मकासद के लिए। कोई उनके पास ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान से कोई वहाँ पर ऐसा अमल हुआ जिससे भारत को नुकसान पहुँचा। ये एक हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात पिछले आप 6-8 महीने में देखें तो बहुत से वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं। हमने तो यकीनन हमने कहा है कि इनके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है, उसके बहुत से शवाहिद भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमने कभी कोई ऐसे जाराना कदम नहीं उठाया। अच्छा, ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज न्यूज़ पे इंटरव्यू था, उन्होंने दो बड़ी अहम बातें कही उसमें। एक तो उन्होंने ये फरमाया कि जो आपका शिमला मुआहिदा है उसको जो है मुअत्तल करने नहीं, उसको ज़रूरत है मुअत्तल करने की। आपकी क्या राय है इस मामले के ऊपर? नहीं, मुआहिदे कोई मुआहिदा भी हो, एक तरफा मुअत्तल करने का कोई मकसद नहीं होता। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे उस मुआहिदे पर असर पड़ता है तो आप मुअत्तल कर सकते हैं, मनसूख भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई ऐसी बात जी। पाकिस्तान तो गौर कर रहे हैं ना कि हम मुअत्तल करें ना करें, मतलब है। लेकिन आपकी क्या राय? क्योंकि बाज़ लोगों की राय ये है कि जब भारत ने 5 अगस्त 2019 में जो इक़दाम किए, आर्टिकल 370 को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया, 35A को हटाया और मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया अपनी यूनियन टेरिटरी में, तो मुआहिदा तो ख़त्म हो गया पहले ही, वो इट इज़ एज गुड एज डेड। तो अब उसको मतलब है बरियल की ज़रूरत है खाली। मेरा ख्याल है जो शिमले मुआहिदे की आप बात कर रहे हैं, जो एक नॉन एग्रेशन उसका एक क्लॉज है, शायद उसकी बात हो रही है। तो वो नॉन एग्रेशन तो हिंदुस्तान तो पहले भी 2019 में भी ये कर चुका है ये मामला। तो आज उसको सस्पेंड करने से कोई ऐसा मुल्क के मामला में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मुआहिदा 50 साल से ज़्यादा पुराना है, उसको आज सस्पेंड करने की मंतक समझ नहीं आती। वो बेशक मतलब है कि देखिए सिंबलिज्म है ना। उन्होंने तो एक वो मुआहिदा जिसको वर्ल्ड बैंक ने ज़मानत दी उसको उन्होंने जो है वो किया है, इवेंट्स में लेकर आए। ये वाला मामला तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसमें शिमला मुआहिदे में था ना कि भाई कश्मीर का मसला होगा, दोनों मिलकर तय करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो उन्होंने नहीं किया जी। वो तो उससे तो काफ़ी हद तक हट चुके हैं। तो आज उसको ऑफिशियली सस्पेंड करने का मकसद कोई नहीं बनता।
जो ज़्यादा सीरियस बात है वो पानी के मायदे, क्योंकि पानी एक बुनियादी हक है और उसको कोई भी आप एक तरफा तौर पे उसको मनसूख नहीं कर सकते। और ये वो मायदा है जो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा इसको अरसा हो चुका है और इस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे होता रहा, एक कामयाब मायदा रहा है। तो आज एक ऐसे वाक़े पर जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको इस्तेमाल करके आप कोई अपना मकसद निकालना चाहते हैं पानी के मामले में, तो इसको तो ना दुनिया कबूल करेगी ना पाकिस्तान कबूल करेगा। भारतीय माहिरीन का खुद ये कहना है कि जनाब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो भी भारत धमकी दे रहा है, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर मतलब है डैम बनाना मुश्किल काम है, पानी को डाइवर्ट करना जो है वो कोई हंसी खुशी का वो आसान काम नहीं है, तो इसकी भी सिंबॉलिक हैसियत ही है। शॉर्ट टर्म में तो शायद ऐसा कोई मामला ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट पाकिस्तान के जो आबी ज़खायर हैं या वसाइल हैं उस पर आ सकता है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा पूरी तेज़ी से, पूरी मेहनत से इसको हमने परसू करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी की तकसीम जो होती है एक बुनियादी हक होता है ममालिक का और इसमें आप इंटरफियर नहीं कर सकते। तो ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान आज बहाने बनाकर कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहता है इन मामलात में। लेकिन ज़ाहिर है कि अपने पैरों पे खुद भी कुल्हाड़ी मारेगा। ज़ाहिर है कि वो जो होता है कि लोअर रेसिपिएंट्स का एक हक होता है, तो फिर भारत भी कहीं पे लोअर रेसिपिएंट्स में शुमार होता है। अच्छा, बिलावल साहब ने एक और अहम बात की, दिलचस्प नुक्ता उठाया कि नॉन स्टेट एक्टर्स के मामले पे जो है भारत और पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए। आपके ख्याल में मुमकिन है? क्योंकि चले ये तो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, लेकिन एक लेजिटिमेट वहाँ पे लड़ाई भी है मतलब कश्मीरी मुजाहिदीन की, और वो ज़ाहिर है कि ठीक है आजकल ज़रा सर्द पड़ी हुई, कल को दोबारा उठ सकती है। दोबारा उनका जो माजी में हुआ करता था कि भारतीय फ़ौज को या काबिज़ फ़ौज को निशाना बनाते थे, तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं। पाकिस्तान भारत में जो मौजूदा फ़ज़ा है बदइत्मादी की और पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसमें क्या इस किस्म का कोई ताउन मुमकिन है, होना चाहिए? देखें, आप जो एक मूवमेंट होती है एक मसले को हल करने के लिए, उसमें और टेररिज्म में बड़ा फ़र्क होता है। टेररिस्ट एक्टिविटी कुछ और होती है, एक वो लोग जो अपना हक हासिल करना चाहते हों और कोई मूवमेंट चला रहे हों, उनका मामला कुछ और होता है। तो कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो आज 70 साल से ज़्यादा पुरानी जो करारदादें हैं, उनके मुताबिक अपना हक हासिल करना चाहते हैं, और उस पर बहुत से बार हिंदुस्तान पहले भी कर चुका है और कश्मीर के अंदर बहुत उसने जारहाना इक़दाम किए हैं हमारे कश्मीरी भाइयों के ख़िलाफ़। सैकड़ों अफराद शहीद हुए हैं, हज़ारों जेल में गए हैं, और वहाँ पर जिस तरह का रवैया रहा है कि वहाँ के लोगों के साथ, वो किसी सूरत के काबिल कबूल नहीं है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स की जो बात है, इसमें कॉपरेशन यकीनन टेररिज्म अगर की एक्टिविटी हो तो उस पर तो बिल्कुल हो सकता है, और उसमें शायद पाकिस्तान की जो यहाँ पर जो हिंदुस्तान का असर रहा है, उनके एक अफसर भी यहाँ पकड़े गए हैं बलूचिस्तान के अंदर ही, तो उनका तो बड़ा वाज़े यहाँ पर अमल दखल रहा है हमारे मुल्क में टेररिज्म को सपोर्ट करने में। तो हमारा तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो कश्मीरी जो लिबरेशन फाइटर्स हैं, वो जो उनकी एक्टिविटी है वो सबके सामने है, वो अपना एक हक मांग रहे हैं, और हिंदुस्तान में इस किस्म की और भी हैं जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर जारी हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि आप जहाँ तक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात है, उस पर शायद कोऑपरेशन मुमकिन हो, लेकिन उसके अलावा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो कोऑपरेशन मुमकिन नहीं होगा। दहशतगर्दी की तारीफ पे मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी है ना, और वो तो ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। आज वो भारत अगर शोर मचाता है कि वो BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को कह रहे हैं कि जी आप मिलिटेंट्स क्यों लिख रहे हैं, टेररिस्ट क्यों नहीं लिख रहे, और ये तो ज़ाहिर है कि दुनिया भर में सहाफ़त का असूल होता है कि जी आप अस्करियत पसंद लिखते हैं आप, क्योंकि उनका दहशतगर्द किसी का हीरो हो सकता है, किसी और का दहशतगर्द हो सकता है। तो इस पर तो कोई एक वो नहीं है, कंसेंसस हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान भारत में मुमकिन ही नहीं, ये तो बहुत ही वो वाली बात है। जी जी, ये बात बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये बहुत मुश्किल है कि टेररिज्म क्या है और कोई मिलिटेंट मूवमेंट जो अपना हक मांग रही है उसके अंदर क्या फ़र्क है। हम तो फ़र्क जानते हैं, लेकिन उसको हिंदुस्तान कबूल नहीं करता। तो ये इस मामलात पर बहरहाल एक डायलॉग ज़रूर ममालिक में होना चाहिए
तो इंडिया को जो उनकी गलती है जो उन्होंने की है इस मामले में, उसका एहसास भी होना चाहिए कि बजाय इसके कि जो ये वहाँ पर वाक़या पेश आया है इसका मुकाबला करने या इसका खोज लगाने की कोशिश करते, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैप्टर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोल दिया है और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया उनको पजीराई होगी। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ठीक है कि अपने दिफा के अतबार से हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं, हम पाकिस्तान हुकूमत ने जवाबी इक़दाम भी किए हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत की जो टोन है वो बहुत ही एग्रेसिव है। हमारे यहाँ रिकन्सिलेशन की बात भी हो रही है साथ साथ। क्या इसको जो दुश्मन, मैं इजाज़त है मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करने की, जो दुश्मन मुल्क है हमारा, वो जो है क्या इसको हमारी कमज़ोरी पे महसूस नहीं करेगा? हमने अरसे से, हम हमेशा कहते हैं आइए गुफ्तगू कर लें, भारत तो गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को, जब दुश्मन के अज़ाइम का पता है कि जनाब वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो क्यों हमारी तरफ से जो है मुतज़ाद सिग्नल जाते हैं? क्यों एक मैसेज नहीं जाता कि जी ठीक है आप आएंगे तो देख लेंगे? ये जो मुसलसल बात की जाती है कि चलें जी देखिए भारत ने एक जारहाना रवैया अपनाया है इस मामले में। तो आप पाकिस्तान सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे ख्याल में इस मामले का जो हल है वो बैठकर होगा, वो टेबल पे होगा, ये जंग से इसका हल नहीं होगा। तो इतनी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम कोई कमज़ोरी समझ सकते हैं। हम इसको एक स्ट्रेटजी या एक टैक्टिकल मूव समझें तो बेहतर होगा। दुरुस्त। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें शाहिद साहब, हम एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा आएँ आपके पास तो ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालिए जो कैनाल्स के इशू के ऊपर, नहरों के मसले के ऊपर जो है आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ और उसके हवाले से एक फ़ैसला हो गया, वो हम शेयर भी करेंगे अपने नाजरीन के साथ और ज़रा आपकी राय भी लेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिए। तो जनाब, जिस फैसले का इंतजार था वो बिलाखिर फैसला सामने आ गया। जो हमारी कहते हैं ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये ऐलान किया है कि जनाब दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का जो है मनसूबा तर्क कर दिया गया है, और जो इरसा ने हुकूमत पंजाब को एक सर्टिफिकेट दिया था, परमिशन दी थी, उसको भी उन्होंने वापस लेने का फ़ैसला किया है। तो खैर हो गया, अच्छी बात है, इत्तफाक़ राय से फैसला हुआ। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं कि आखिर ये फैसला उजलत में क्या सोच समझ के किया गया था? जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास आज हुआ और इतने मतलब है कि शोर मचाने के बाद हुआ कि लोगों ने एहतजाज किया, मुजाहरे किए, और हमने देखा कि सूबाई अज़बियत एक बार दोबारा से बढ़ी इस मुल्क में, जो ख़त्म हो गई थी सिर्फ इस इशू की वजह से। तो हुकूमत ने किस तरह से इसको मिस हैंडल किया? मैं चाहूँगा कि पहले शायद खाकान अब्बासी साहब से इस पर बात करें, और हमें ज़ैन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं, उनसे भी हम इस मामले पर पूछेंगे। जी शायद खाकान साहब, कुछ फरमाइएगा कि फैसला तो अच्छा मुनासिब आ गया, लेकिन सवाल ये कि हुआ क्यों और इतना उस पर फिर आपने देखा कि हंगामा हुआ? जनाब जी बिल्कुल, ये चीज़ें हमेशा CCI में ले जाकर, पानी का मामला बड़ा सेंसिटिव है। आपके सामने वाटर रिकॉर्ड भी है, वाटर पॉलिसी 2018 भी मौजूद है, CCI है, तो ये सब मामलात वहाँ पर डिस्कस करके उन अकॉर्ड और उस वाटर पॉलिसी के मुताबिक आपको जाकर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। सिंध में मैं नवंबर में गया था, उस वक़्त से वहाँ पर बड़ी सख्त तशवीश थी लोगों में, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पानी के मामले में, हमारे पानी में क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा कनाल्स का, बहुत तशवीश थी। तो आज आपने वही सब बातें कर दी हैं जो आपको इससे पहले करनी चाहिए थी, कि आप इन सब इसको मामले को CCI में लाकर डिस्कस करके उसको एक हल निकाल कर फिर आप जाकर एक्नेक में जाते और दीगर इदारों में जाते कि ये कनाल बन सकें। ये बदनसीबी है कि हम इन मामलात को जो सूबों के दरमियान हैं, जो ख़ास तौर पर पानी का मामला जो बहुत एक अवाम पर गहरा असर रखता है, उस पर हम भी उजरत में बड़ा काम करते हैं। तो हम ये आइनी तरमीम रात के देरे में कर लेते हैं, तो ये तो हमने समझा छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश और बहुत परेशानी सिंध में और पंजाब के भी कुछ इलाकों में लोगों के अंदर थी, बलूचिस्तान में भी थी। तो ये आज बेहतर हो गया कि मुनासिब फैसला था, आपने जी मुनासिब फैसला था, सस्पेंड कर दी है। अब मुझे अगर इजाज़त है मैं ये शाह साहब से पूछूं, ज़ैन शाह साहब से। ज़ैन साहब, अब ये फैसला हो गया और मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है जो यहाँ पे सिंध में कौम परस्त तंजीमें जो हैं एहतजाज कर रही थी, जमीयत उलमा इस्लाम पेश थी, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ज़ाहिर है कि आप लोगों के साथ खड़ी हुई थी सूली तौर के ऊपर। अब क्या एहतजाज ख़त्म हो जाएगा? जो रास्ते बंद हैं खुल जाएंगे? कितनी देर लगेगी इस मामले में, कुछ बताइएगा। देखिए, ये आपने जो सवाल किया मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी, ये इशू ही इसी तरह हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल
तरीके इस्तेमाल करने के बजाय दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाता है, वो है आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जाके ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मीटिंग करता है और उसमें अप्रूवल देता है। तो मेरा ख्याल है कि एक ये फिर उसको झूठ को छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी ने एंटी बात करना शुरू की, लेकिन मेन वजह नंबर 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने ये सारा नैरेटिव दिया या गलत तरीके से 6 कैनाल्स के अप्रूवल, उसके लिए फाइनेंस करना और दूसरी चीजें कही। तो मेरा ख्याल है कि आपका ये सवाल दुरुस्त नहीं है। वो जो आपने कहा कि सवाल दुरुस्त नहीं है, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली, वो हम लोगों को सिखाया ही गया है कि सवाल कोई गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है, तो सवाल तो हम करेंगे। और मैं और जाहिर कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, उसको सामने रखते हुए मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन मंसूबा हमारी हिकमत अमली से खत्म होगा। तो जाहिर मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा था, तो सवाल ना गलत होता है ना सही होता है, सवाल होता है। जी ठीक है, मेरी गलती नहीं, गलती आपकी भी नहीं है। जी फरमाइए। चलिए ठीक है। तो मामला ये है कि ये हमारे साथ इस मूवमेंट में नहीं थी और 6 महीने तक इनकार करते रहे कि कोई प्रेसिडेंट के पास मीटिंग नहीं हुई, कोई कैनाल्स की नहीं हुई प्रोग्रेस। अभी 2-3 महीने जब ये मूवमेंट तेज हो गई तो फिर उन्होंने ये मानना शुरू किया, फिर ये नैरेटिव किया। तो हम ये कहते हैं कि स्टेट की इस तरह पॉलिसीज बुनियादी खराबी जो है वो ये है कि आपने ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेशन के तस्वर को आपने SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये जो अलग अलग इदारे बनाए, वैसे फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और CCIT, आपने ये जो गलत बनाया है, हुकूमत ने बनाया है कि SIFC तो मिल्कियत पूरी सूबों की एक सेंट्रलाइज हो गई, उस पर फैसले वो करेंगे। तो बुनियादी पहली खराबी मेरे नजर में फेडरेशन के खिलाफ SIFC है। दूसरा, ये जमीनें, नए पानी की स्कीमें बनाना, नए पानी की स्कीमें तब बनाएंगे जब पानी होता। हमारे सिस्टम में दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे सिस्टम में शॉर्टफॉल है, वो भी कितना कि 20% शॉर्टफॉल है सिस्टम में, उस पे कोई कैनाल बन नहीं सकता। 1991 का अकॉर्ड है और उसमें फ्लड मिथ जो बना के मैं खता कलामी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपसे तफसीली जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल उधार रही, स्टूडियो में करेंगे आपके साथ। शायद साहब, मुझे एक और सवाल पैदा होता है, मतलब है बड़ा सवाल है कि मैंने देखा कि एक अरसे तक पाकिस्तान में कम से कम जो एक सूबाई अज़बियत की सियासत थी वो नहीं हो रही थी, और मतलब है कम से कम, लेकिन इस फैसले के बाद जिस बड़े पैमाने पे उभर के सामने आई, तो ये जो मिस हैंडलिंग है, इसमें क्या कहेंगे कि हमारी जो मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, द वे दे हैव हैंडल्ड दिस इशू, इस पर क्या कोई राय देंगे आप कुछ, कि बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिज़ाइन है, क्या है ये नादानी है? पता नहीं भाई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर सुबकी होती है और आज वफाकी हुकूमत को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। बात यह है कि ये रवैये की बात है कि आप जमहूरी रवैया जब नहीं अपनाएंगे, जब आपको पार्लिमानी कदरों की परवाह नहीं होगी, जब आपको आइन की परवाह नहीं होगी, फिर आप ऐसी हरकतें करेंगे। ये बदकिस्मती है कि आज हमारा रवैया जो है सियासी जमातों का, वो इस हद तक आइन और पार्लिमान की कदरों से दूर चला गया है कि अब हम हर चीज़ को ये समझते हैं कि हम उसको उजरत में कर लेंगे, उसको अवाम पर ठोंस देंगे, अवाम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके सामने आइनी तरावीम हुई हैं जिनके बेपनाह असरात मुल्क पर पड़ेंगे, लेकिन वो भी हमने करके हम बैठे हुए हैं। इस तरह ये भी हम करके, हालांकि ना कोई इस पे एक्सपर्ट्स को ओपिनियन आ सका कि जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, हमारा वो वाइंड अप करने का वक्त आ रहा है। आपने बहुत हमें हमारा साथ दिया, बहुत अपना वक्त देने का। मेरे साथ सायरा बानो साहिबा भी GDA की रहनुमा मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि क्विकली, क्योंकि सिंध की पॉलिटिक्स की बात हो रही है और हमने बात कैनाल्स की नहरों की और सबसे ज़्यादा जो उसमें तशवीश थी वो हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों को थी, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, GDA हो, चाहे वो JUI हो, हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। सायरा साहिबा, आपका काफ़ी देर से इंतज़ार था,
मुझे बताइएगा कि इसके बाद आपको लग रहा है कि अब जो एहतजाज हो रहा था वो वाइंड अप हो जाएगा और अब आप लोगों की एक मतलब फतह हासिल हो गई है मुश्तरका तौर के ऊपर बशमूल पीपल्स पार्टी का उसमें बड़ा अहम किरदार रहा इस पूरी लड़ाई को जितवाने में। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पीपल्स पार्टी का अहम किरदार था। पीपल्स पार्टी ने खुद ही इजाजत दी, खुद ही सारा वो करके वो समझे कि शायद सिंध की आवाम का इस तरीके से गैस ले ली, कोयला ले लिया, उनके हकूक ले लिए, पानी भी ले लेंगे तो खामोश रहेंगे। मगर वही बात है कि यहाँ पर उल्टी आंखें गले पड़ गई और जो भी दबाव था वो आवाम की तरफ से आया है। और आपने कहा कि तशवीश खत्म, तशवीश हमारी मौजूद है। ये फैसला मौखर हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने अब अगले उस पर वो कर दिया है, उसको पेंडिंग कर दिया है, तो उसके बाद तफसीली आएगा। जो फैसला आया है उससे में भी वक्ती तौर पर तो ये जो सब रोड रास्ते बंद हैं या उन जमातों को जहाँ बुकला बैठे में जिसमें हमारी GDA भी है और बाकी जो तमाम जमातों का नाम आप दिया, लेकिन तशवीश खत्म नहीं हुई। आपका कि वहां पर तो काम शुरू हो चुके हैं, 40,000 एकड़ तो आबाद कर चुके हैं। जो अब तो फैसला आज आ गया ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने बड़ा वाजे कह दिया कि जी नई नहरें निकालने का मंसूबा तर्क कर दिया, खत्म कर दिया। तो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, अब तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं रही। अभी फैसला आया है, समझे आप 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। जी नहीं, वो जब तक पूरा सही तरीके से नोटिफिकेशन और फिर बात फिर बहुत आगे चली जाएगी कि फिर जो जमीनें अलॉट की गई हैं तो क्या उसका नोटिफिकेशन होगा जो हमारे सिर्फ तरफ की गई और वहां पर जो जमीनें दी गई हैं क्या वो किया जाएगा या वहां पर अब क्या होगा। देखिए 40% काम हो चुका है। मुझे तो ये जो ये कह रहे हैं और अगर ये यहाँ पर जो मैं आपको ये अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि जो अगर ये लोग इस चीज को मानते हैं तो मैं नहीं इसको समझती कि उन्होंने कोई ऐसा कहा है, क्योंकि वहां पर आबाद हो चुकी है जमीनें, फिर उनको क्या किया जाएगा। ये वक्ती तौर पर आवाम का गमो गुस्सा ठंडा करने के लिए इस किस्म की बात होगी, क्योंकि ये वाला मसला मुशर्रफ दौर में भी स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद उस वक्त उन्होंने बहुत वो कहते ना कमाल खूबसूरती से टाल दिया गया। जो सऊदी अरब को 10 लाख एकड़ जमीन चाहिए थी, यहाँ जो जरी अजनास हुआ उसकी किल्लत पूरी कर चुकी है। तो ये जो एक दफा ये मसला शुरू हुआ है ना, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। तो आपका ये कहना है कि जमीनें अलॉट हो चुकी हैं और आपका कहना है कि मतलब है कुछ ना कुछ आबादकारी भी हुई है। जी 40,000 एकड़ आबादकारी हुई है। आपने देखा होगा अक्सर वो सोशल मीडिया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो आप की ज्यादा खबरें आपके पास आती हैं, अखबार वालों से ज्यादा खबरें आपके पास आती हैं, तो वाकई वो है, खबर है ये तो कि आप जी वहां पर गए थे, देख कर आए और 40,000 एकड़, ये तो मैंने 12 अक्टूबर 2024 को बताया था कि 40,000 एकड़ जमीन आबाद हो चुकी है, वहां पर फसलें लहला रही हैं और पानी वो लिया हुआ। कैसे ये हो सकता है कि वो आगे होके अब ऐसे तो नहीं मिला ना सिंध प्लेट में रख के। तो अब मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या लाहेमल होगा? इतने शकूक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, इतनी बदइतमादी है और ज़ाहिर है कि मतलब पाकिस्तान को आगे जाना है, ये गलतफहमियाँ दूर होनी है, तो क्या तरीक़ेकार होगा इन गलतफहमियों को दूर करने का? और फिर आप क्या तवक्को रखती हैं कि नून लीग क्या करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की नुमाइंदगी कर रही है वो क्या करे कि आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो दूर हो सकें? वो क्या करे जी, वो इक़्तिदार से उतर के और जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए फॉर्म 47 के 2 टुकड़े करके दोनों को इक़्तिदार सौंप दे, वो ये कर सकती है। आप देखिए फैसल वाडा साहब का सुबह का बयान देखिए। चलो अच्छी बात है कि हमारे पास इतने काबिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने तमाम डेमोक्रेटिक फोरम, ये इकोनॉमिक फोरम, हर चीज का क्रेडिट उन्होंने दिया। तो वही बात है, तो फिर ये बैठे सियासतदान जो उनकी फौज जफरे मौज बैठी वहां पर मरात ले रही है, वो क्या कर रही है? दुरुस्त। अच्छा सायरा साहिबा, वो क्योंकि आप बिल्कुल कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में आप हमारे साथ आई, हमें रैप अप करना है ये वाला सेगमेंट। बहुत शुक्रिया, आपसे एक मरतबा फिर तफसीली जो गुफ्तगू है उधार हुई। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
तो जनाब मुतनाज़ा नहरों का मसला जो है खुदा का शुक्र है कि हल हो गया, लेकिन एक उससे बड़ा मसला वो हमारे सामने है। मसला क्या, वो भारत की एक वो जो है ना जाहिरियत हमारे सामने है। बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जी भारत जो है वो तमाम कहते हैं सूलों को बालाए ताक रख कर जो है उसके अज़ाइम जो है अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और उससे मुकाबला करने के लिए अगर पाकिस्तान के पास कोई हथियार है तो सबसे बड़ा हथियार हमारा अपना इत्तेहाद है। और इत्तेहाद के मुजाहरे के लिए जनाब आपको जो मुतज़ाद इशारे हैं वो कम से कम भारत को नहीं देने चाहिए, ना मीडिया में आने चाहिए, ना फिर हमारे जो वो कहते हैं ना सियासी शराफिया उसको देने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अपने दाखिली तज़ादात हैं, जिस तरह के भी नहरों के मसले को हल किया गया, उसी तरह जो हमारे दीगर दाखिली तज़ादात हैं, कंट्रडिक्शन है, उनको हल करने के लिए की ज़रूरत है। चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, बहुत ज़रूरी है कि जी वहाँ की जो कॉन्फ्रेंस जमातें उनको इत्मीनान मिलें। खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा इशू है दहशतगर्दी का, उसको हल करना है। और सबसे उसके साथ ही ज़रूरत है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप अपने मसाइल को हल करें ताकि पाकिस्तान एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो भारत के सामने लेकर आ सके। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।